वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने शुद्ध वर्तनी लिखना सीख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप हिंदी लेखन को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो वर्तनी शुद्धि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और फिर वाक्य को किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है ये भी आपको आना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इस इंटरेस्टिंग बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि संज्ञा क्या होता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा शब्द जिसका कुछ नाम दिया गया वो एक संज्ञा होता है। अब किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है या फिर जो विधेय होता है वो हमेशा संज्ञा होता है। तो अब यहाँ पर संज्ञा के बारे में क्या चीज़ दिया है। भाषा में एक संज्ञा की बहुत सी समानार्थक संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा की समानार्थक संज्ञाएं कहने का तात्पर्य, जैसे हवा की बात करें तो हवा को वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। समानार्थक का मतलब जिसका अर्थ है समान। जैसे आपने पर्यायवाची पढ़ा है, पर्यायवाची जैसे देखिए आपके बारे में पढ़ा होगा। जल के पर्यायवाची की बात करें तो आप पानी भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, तोय होता है, वारी होता है। तो ये चीज़ बताया गया है। अर्थ की दृष्टि से उनमें समानता होने पर भी भाव की दृष्टि से उनमें भिन्नता रहती है। देखिए, अर्थ भले ही उनका समान हो जाता है लेकिन भाव उनका क्या होता है, अलग अलग रहता है। अतः प्रयोग करते समय प्रसंग के अनुकूल भाव वाली संज्ञाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आप जब भी इसका प्रयोग करेंगे ना, तो जो प्रसंग होगा, जैसी चीजें बनेंगी उसी प्रकार की संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए। प्रसंग के विरुद्ध भाव वाली संज्ञाओं के प्रयोग से भाषा में दोष आ जाता है। जो प्रसंग उसका है, अगर उसके विरोध में कोई भाव है, उस संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सामान्य तौर पर समीर और प्रभंजन वायु के पर्यायवाचक है, मतलब समानार्थी शब्द है, दोनों का अर्थ होता है हवा या फिर वायु। किंतु मंद वायु के लिए समीर का प्रयोग किया जाता है और आंधी के लिए प्रभंजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो हल्की हल्की हवा चल रही तो उसे हम लोग समीर कहेंगे, और जो आंधी है, तेज हवा है, तो उसे प्रभंजन कहेंगे। अब अगर इमेजिन कीजिए कि बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है और कोई कहे प्रभंजन बह रहा है या फिर प्रभंजन चल रहा है, तो कैसा लगेगा, वाक्य एकदम त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। कुछ तद्भव शब्द भी अपने मूल शब्द से कुछ तद्भव शब्द भी अपने मूल शब्द भी अपने मूल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। कुछ तद्भव शब्द भी अपने मूल शब्द से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर एक गाभिन शब्द लिखा गया, जो गाभिन है इसका मतलब शब्द किससे बना है, गर्भिणी से बना है। परंतु गाभिन का प्रयोग पशु जाति के लिए और गर्भिणी का प्रयोग मानव जाति के लिए किया जाता है। देखिए, गाभिन और गर्भिणी दोनों का मतलब गर्भावस्था से संबंधित है। अब जो गाभिन शब्द है इसका प्रयोग पशुओं के लिए होता है और गर्भिणी का मानव जाति के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। एक ही अर्थ वाले शब्दों से बनी दो संज्ञाएं भी भिन्न भिन्न अर्थों में उपयुक्त होती है। जैसे चारपाई और चौपाया का भेद कौन नहीं जानता। देखिए, चारपाई और चौपाया दोनों का अर्थ अगर देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, चार पैरों वाला, है ना। तात्पर्य यह है कि संज्ञाओं का प्रयोग करने से पहले उनके भावों पर विचार कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ और कार्यों के लिए भाषा के कुछ शब्द नियत होते हैं। जैसे देखिए, अब जो संज्ञा है, संज्ञा से संबंधित कुछ यहाँ नियत चीजें दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे शंका का समाधान, अगर कोई शंका है तो उसके लिए हमेशा समाधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। समस्या का निराकरण या समस्या का निदान, अब देखिए ये बहुत आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए। जब भी समस्या शब्द आएगा तो आप हमेशा क्या कहेंगे, उसका निराकरण या फिर निदान। अब परीक्षा में क्या होता है कि समस्या का समाधान दिया रहता है, तो सामान्य तौर पर संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, समस्या का समाधान नहीं, समस्या का निराकरण कहेंगे। जैसे समाचार पत्र का संपादन, विषय का प्रतिपादन, अब विषय का संपादन नहीं होता है, विषय का प्रतिपादन। दीपक का टिमटिमाना, ग्रंथ की रचना, आंखों को चौधियाना, चौधियाना का मतलब उसमें चमक उत्पन्न होना, चमक के कारण थोड़ा सा दिक्कत होना।
चित्र का निर्माण, देखिए चित्र बनाना नहीं, चित्र का निर्माण करना शुद्ध होता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड है, आप कोई चित्र बना रहे, ठीक, इमेजिन करो ऐसे आप एक चित्र बना रहे, ठीक, तो ये नहीं कहा जाएगा कि चित्र बना रहे हैं, चित्र का निर्माण कर रहे हैं। नाव का डगमगाना, भवन का निर्माण, सांप का रेंगना होता है, कार्य का संपादन कहा जाता है, रहन सहन का स्तर, त्रुटि का सुधार, व्यवसाय का आधार, ईश्वर पर विश्वास, कार्य की समाप्ति, अपने पर आत्मविश्वास। तो ये कुछ यहाँ पर मतलब शब्द दिए गए थे जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है। अब उदाहरण से देखेंगे तो आप और अच्छा समझ पाएंगे। यहाँ पर अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध रूप दिया है। उनकी पत्नी भी उनकी महिला भी उनके साथ आई है। देखिए महिला क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख ये कहना अशुद्ध होगा। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। अगर आप महिला कहेंगे तो महिला का मतलब भी क्या होता है, उनकी महिला है, उनकी पत्नी है, लेकिन ये सामान्य तौर पर अशुद्ध हो जाएगा। अर्थ भले ही दे रहा है लेकिन ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध माना जाएगा। तो आप कहेंगे उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। देखिए रविवार खुद ही एक दिन है, तो यहाँ पर के दिन कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, ये ज्यादा शुद्ध है। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। देखिए संदेश को आप न तो देख सकते और न ही छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये एक भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा जितनी भी चीजें रहती है वो कभी भी उनका बहुवचन नहीं बनता है। तो ये लिखना अशुद्ध हो जाएगा। आप लिखेंगे महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यहाँ पर मैं आपको कारण भी बताते हुए चल रहा हूँ कि क्यों चीजें अशुद्ध हैं। आगे देखिएगा, मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। भाई निर्माण करना, अब ऐसा थोड़ी ना कि पत्रकार निर्जीव है आप उनका निर्माण कर देंगे। पत्रकारों को तैयार किया जाता है, निर्माण नहीं किया जाता है। तो ये निर्माण शब्द यहाँ पर गलत है। मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया है। साथियों आपको बता दें, अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अभी अपने पीछे देखा था, समस्या का निराकरण होता है, समस्या का समाधान नहीं कहा जाता है। तो लिखेंगे आप इस समस्या का निराकरण या निदान क्या हो सकता है, समाधान कहना अशुद्ध रहेगा। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। शंका के लिए क्या होता है, शंका का समाधान किया जाता है, न कि शंका का निराकरण किया जाता है। तो उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तलवार की नोक नहीं, जैसे भाई ये मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक तलवार है, तो यहाँ पर देखिए नोक का मतलब तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि तलवार के नोक पर चलेंगे, तलवार की धार पर चला जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक तलवार है तो ऐसे तलवार की धार पर चला जाएगा, इस पर चलेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि तलवार की नोक पर चलेंगे। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना, धार पर चलना कहना शुद्ध होगा, न कि नोक पर कहना शुद्ध होगा। तो ये गलत हो जाएगा। सही ये है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध करें। देखिए व्यवस्था क्या है भाई, व्यवस्था लिखेंगे, ये हो जाएगा सही। गंभीर व्यक्ति की मन की थाह का पता नहीं चलता। देखिए गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती, थाह का पता चलता नहीं, थाह नहीं मिलती, ज्यादा शुद्ध रहेगा। प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से उद्धृत है। देखिए यहाँ पर जो शीर्षक है इसको आप बड़े ब्रैकेट में, मतलब ये ब्रैकेट में रखा जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत उद्धरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से उद्धृत है, ये इसका शुद्ध रूप है। तो संज्ञा संबंधी शुद्धि जो रही, संज्ञा किस प्रकार से शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दे रखी है, तो हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम विशेष प्रकार का शब्द भेद होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले किसी भी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर उचित होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया हो। देखिए जैसे मान के चलेगा कोई संज्ञा है, एक बार पहले आ चुका है, अब उसी के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। बाद में आने वाली संज्ञा के स्थान पर उससे संबंधित सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध होता है।
जैसे देखिए, संध्या ने उसे पकड़कर सालू की पीठ पर 4 घूंसे जमाए। देखिए आपने क्या लिखा, संध्या ने उसे पकड़कर सालू की पीठ पर 4 घूंसे जमाए। तो भाई संध्या ने पकड़ा, किसे पकड़ा नहीं पता है, तो सालू को पकड़ा होगा। तो पहले क्या करेंगे ना, आप सालू को यहाँ लिखेंगे। संध्या ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर 4 घूंसे जमाए, ये शुद्ध होगा। यही चीज ऊपर बताया गया कि सर्वनाम का प्रयोग हमेशा ऐसी संज्ञा के लिए करेंगे जो पहले आ चुका है। अगर पहले नहीं आया तो आप उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया उपर्युक्त वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि उसे जो है ये सालू के स्थान पर हुआ है, जो कि वाक्य में आगे आया है। इसे पढ़कर तो यह भ्रम हो गया कि संध्या ने पकड़ा तो किसी अन्य को है और घूसे सालू की पीठ पर जमाए हैं। उपर्युक्त वाक्य के स्थान पर शुद्ध वाक्य हो गया, संध्या ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर 4 घूंसे जमाए। अब देखिए दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। तो सर्वनाम के स्थान पर, जैसे कोई सर्वनाम होगा उसके स्थान पर अगर आप संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी अशुद्ध माना जाएगा। इसका कहने का मतलब है ना, ये दूसरी भाषा में ये कह रहा है कि किसी वाक्य में ना आप संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। एक वाक्य में संज्ञा का रिपीटेशन, जो संज्ञा है इसकी पुनरावृत्ति, मतलब बार बार संज्ञा आए, ये काम आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, निशा ने उषा को इधर उधर टहलते देखकर उषा को बुरी तरह से डांटा। देखिए, निशा ने उषा को इधर उधर टहलते हुए देखकर उषा को बुरी तरह डांटा, ये भी अशुद्ध है। यहाँ से आप उषा हटाएंगे, आप लिखेंगे उसे या फिर उसको, जो भी आप लिखना चाहे, तो उसको बुरी तरह डांटा। इस वाक्य में उषा को बुरी तरह डांटा गया है के स्थान पर उसको बुरी तरह डांटा, ये लिखा जाएगा। सर्वनाम का वयन अपने से संबंधित, वयन नहीं वचन, सर्वनाम का वचन अपने से संबंधित संज्ञा के वचन के अनुसार होता है। जो वचन संज्ञा का होगा वही वचन सर्वनाम का होगा, ये भी आपको याद रखना है। मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूँ उसे पढ़कर तुम प्रसन्न होगे, मैं उसे बहुवचन का रूप उन्हें ही शुद्ध होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जो उसे लिखा है ना, उसे न लिखकर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बहुवचन रूप में लिखिए, उन्हें पढ़कर। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर दिए, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए एक ही प्रकरण में कहीं आ, कहीं तुम, कहीं तू, कहीं यह, ये सब अगर प्रयोग किया गया ना तो ये अशुद्ध है। एक व्यक्ति के लिए एक ही चीजें प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर दिया है, मेरा, मेरी अथवा हमारा, हमारे के स्थान पर अपना, अपने का प्रयोग के विषय में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। नियम यह है कि जहाँ वर्णनीय वस्तु अथवा व्यक्ति के स्थान के साथ वक्ता का आत्मीय भाव रहता है, वहाँ अपना, अपने, इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आत्मीय भाव रहेगा तो अपना, अपने का प्रयोग करेंगे, और नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, इस प्रकार मैंने अपने मन में सोचा शुद्ध है, और मेरा मन मेरे वश में न था, ये भी शुद्ध है। प्रथम वाक्य में मन के साथ पूर्ण स्वीकार्यता है, अतः मेरा मन मेरे वश में न था, शुद्ध वाक्य है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को समझा। देखिए अब कुछ उदाहरण दिया जो कि सर्वनाम से संबंधित है, आप चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो देखिए आप, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है यह लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए लोग बहुवचन है, तो यह कहना अशुद्ध होगा, आप लिखेंगे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। अंकित आया और कहा, देखिए अंकित आया, अंकिता ठीक हो गया है ना। अब कहा, अब एक चीज देखिएगा, एक नियम होता है, किसी वाक्य में जितनी मतलब जितना ये रहेगा सब्जेक्ट को हिंदी में करता रहेगा, उतना ही उसमें क्रिया भी होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो वाक्य गलत होगा। देखिए अंकित आया, एक कर्ता एक क्रिया, और कहा दो क्रिया हो गया, तो दूसरा भी कर्ता आना चाहिए। तो उसने कहा मतलब अंकित ने कहा, ये शुद्ध होगा। दही में कौन पड़ा है, दही में कौन नहीं, दही में क्या पड़ा है, ये कहना शुद्ध होगा। तेरे को क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा, तुम्हारे नहीं, तुम में से कौन वहां जाएगा। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। इस प्रकार आप चीजों को शुद्ध रूप में देख सकते हैं। आप बताओ, कृपया आप बताएं, ये शुद्ध रूप होगा। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ, तो तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये शुद्ध रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और शब्द वाक्य दिए जिन्हें आप देख लीजिएगा। ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन किया है, संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। इस प्रकार की वीडियोस को अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ और यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।